दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी का बड़ा बयान। भारत की तरक्की से दुनिया में उम्मीदों की नई लहर। क्या सच में भारत का युग आ चुका है? उत्तराखंड का बड़ा उलटफेर। आबकारी राजस्व में उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? एलन मस्क को बड़ा झटका। स्पेसएक्स का स्टारशिप मिशन फेल। लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही अंतरिक्ष में खो गया संपर्क। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के ताबड़तोड़ न्यूज बुलेटिन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए बिना देरी किए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की उपलब्धियां और सफलता ने दुनिया भर में एक नई उम्मीद जगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया भारत के दौर की बात कर रही है। नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भारत अब ग्लोबल ग्रोथ को तेज कर रहा है और तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जन औषधि दिवस है, जिसे लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक करने और जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मकसद यही है कि हर किसी को अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल सके। इसी को सपोर्ट करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय पूरे देश में हफ्ते भर अलग अलग एक्टिविटीज कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने सड़क निर्माण से जुड़े लोगों से कहा कि वे टिकाऊ मटेरियल और नई टेक्नोलॉजी अपनाकर सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने की स्ट्रेटजी तैयार करें। साहित्य अकादमी का साहित्योत्सव आज से शुरू हो रहा है। ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है, जो इस महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नई दिल्ली के रविंद्र भवन में करेंगे। ये 6 दिन तक चलेगा और इसमें कई बड़े साहित्यकार शामिल होंगे। CRIA की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार सर्दियों में भी देश के 173 शहर वायु प्रदूषण के तय राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं कर पाए। इस बार सर्दियों में पॉल्यूशन पहले से ज्यादा रहा। 238 शहरों में से 173 में PM 2.5 का लेवल तय सीमा से ज्यादा था। और तो और कोई भी शहर WHO के 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वाले स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाया। उत्तराखंड में शराब के ठेके भले ही दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हैं, लेकिन राजस्व के मामले में ये आगे है। राज्य में आबकारी से मिलने वाले राजस्व में हर व्यक्ति का औसतन योगदान 4,217 रुपये है। ये आंकड़ा पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से काफी ज्यादा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। लॉन्च के कुछ ही मिनट बाद स्पेसएक्स अपने स्टारशिप रॉकेट से संपर्क खो बैठा। इस साल ये दूसरी बार है जब स्टारशिप का मिशन फेल हुआ है। अब ऐसे में कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन क्षेत्र के मास्टर प्लान के तहत मनोकामना क्षेत्र के पास निकास ट्रैक को फिर से बनाने और सुधारने का फैसला किया है। इसके अलावा कटड़ा के हट गांव में शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर हेलीपैड बनाया जाएगा। भवन में नया वैष्णवी भवन, कॉटेज कटड़ा के पास एक खेल स्टेडियम, सांझीछित से भवन तक जाने वाले यात्रा ट्रैक को चौड़ा करने और ककरायाल में बोर्ड के मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का भी प्लान है। तेलंगाना में MLC चुनाव में 3 में से 2 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता का धन्यवाद किया और भाजपा की इस जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की। अब वोटर ID में कोई गड़बड़ी या डुप्लीकेसी नहीं होगी। चुनाव आयोग जल्द ही देश के सभी मतदाताओं को एक यूनिक वोटर ID देने वाला है, जिसमें हर वोटर को आधार की तरह एक खास नंबर मिलेगा। ये नंबर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने पर भी वही रहेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नए इनकम टैक्स कानून से टैक्स अधिकारी किसी भी करदाता के ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। पार्टी का कहना है कि इससे भारत एक सर्विलांस स्टेट बन सकता है। ईडी ने हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 11 लोगों को
समन भेजा है। इनमें से एक हरियाणा का है और बाकी सभी पंजाब से हैं। इन सभी को अलग अलग तारीखों पर जालंधर स्थित ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्हें अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स लाने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा ने जरूरतमंद महिलाओं के लिए बड़ा वादा किया है। हर महीने उन्हें 2500 रुपये दिए जाएंगे। होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेगा और बाकी दिनों में सिर्फ 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। भारतीय फिनटेक कंपनी रेजरपे ने अब सिंगापुर में अपने कारोबार का विस्तार करने का ऐलान किया है। मलेशिया के बाद यह दूसरा इंटरनेशनल मार्केट है जहां कंपनी कदम रख रही है। 3 साल पहले रेजरपे ने मलेशिया में एंट्री ली थी और अब सिंगापुर के बिजनेस भी इसके पेमेंट सॉल्यूशंस का फायदा उठा सकेंगे। फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर और टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम सचिन बंसल का मानना है कि भारतीय कंपनियों के पास AI फाउंडेशन मॉडल और लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLMs डेवलप करने का जबरदस्त मौका है, लेकिन इसमें बड़ी चुनौतियां भी हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट, लंबे समय तक की कमिटमेंट और टॉप लेवल स्किल्ड टैलेंट की जरूरत होगी। बिहार के मोतिहारी में आज से तीनों सेनाओं की तरफ से शौर्य वेदनाम उत्सव शुरू हो रहा है। गांधी मैदान में अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिन का यह इवेंट रखा गया है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान करेंगे। खास बात यह है कि ये कार्यक्रम भारत नेपाल बॉर्डर के पास सीमावर्ती इलाके में हो रहा है, जिससे यहाँ के लोगों, खासकर युवाओं में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत 2037 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वे CISF के 56वें स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि CISF देश के विकास में एक अहम रोल निभा रहा है और देश भर के अहम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात है। CISF के DG राजविंदर सिंह भट्टी ने कहा है कि अगले 2 सालों में 20,000 से ज्यादा नए जवान भर्ती किए जाएंगे। चेन्नई में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सुरक्षा से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि खनन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने ऐसी खदानें बनाने का प्रस्ताव दिया है जहां सिर्फ महिलाएं काम करेंगी, मतलब मजदूर से लेकर अधिकारी तक सभी महिलाएं होंगी। साथ ही महिलाओं के लिए खनन उद्योग में आरक्षण देने की भी योजना है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार विश्व स्तरीय AI इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए बेहतरीन माहौल तैयार कर रही है। इंडिया AI मिशन और AI एक्सीलेंस सेंटर्स जैसी पहले देश में AI इनोवेशन को मजबूती देने के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर भी बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा को तुरंत सुधारने की जरूरत है। उन्होंने सड़क निर्माण कंपनियों से टिकाऊ मटेरियल और नई टेक्नोलॉजी अपनाने की अपील की ताकि सड़कें ज्यादा सुरक्षित बन सकें। साथ ही उन्होंने इस पर जल्द से जल्द ठोस रणनीति तैयार करने की बात कही। पोप फ्रांसिस की सेहत को लेकर थोड़ी राहत की खबर आई है। न्यूमोनिया से जूझ रहे पोप की हालत में कुछ सुधार हुआ है। वेटिकन की रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात वो ठीक से सोए और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। हालांकि अभी भी उन्हें वेंटिलेशन पर रखा गया है और खतरा पूरी तरह टला नहीं है। बिहार में बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच महागठबंधन के विधायकों की एक अहम बैठक हुई। ये बैठक तेजस्वी यादव की अगुवाई में RJD विधायक आलोक कुमार मेहता के सरकारी आवास पर हुई। इसमें RJD, कांग्रेस और वामपंथी दलों के विधायक और MLC शामिल हुए। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सरकार को किन मुद्दों पर और कैसे घेरा जाए। तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 भाषा नीति के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। स्टालिन ने साफ कहा कि भाषाई समानता की मांग करना अंधराष्ट्रवाद नहीं है और तमिलनाडु इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाता रहेगा। सीरिया के लताकिया प्रांत में HTS सुरक्षा बलों और असद सरकार के लड़ाकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई।
इस संघर्ष में असद सरकार के कम से कम 70 लड़ाके मारे गए, जबकि 25 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा सीरियाई सेना के 16 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। 26 नवंबर मुंबई आतंकी हमले का मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा इस वक्त अमेरिका की जेल में बंद है। भारत सरकार लंबे समय से उसे भारत लाने की कोशिश कर रही है और हाल ही में इस मामले में ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, यानी अब उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में जोरदार गिरावट आई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी अपने ऑल टाइम हाई से 16% नीचे आ चुकी है। इसी बीच ट्रंप अब व्हाइट हाउस में जश्न की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में किसानों का चंडीगढ़ कूच फिलहाल टल गया है। दरअसल अलग अलग जिलों से किसान बड़ी संख्या में चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। पूरे पंजाब में करीब 900 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया गया और कई किसान नेताओं को उनके घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। केंद्र सरकार ने हेमकुंड साहिब और केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने हेमकुंड साहिब और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे बनाने की मंजूरी दे दी है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि लोगों को ऊंची और मुश्किल चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। सफर भी पहले से काफी आसान और तेज हो जाएगा। मिजोरम में भी गुजरात और बिहार की तरह शराबबंदी लागू है। यहाँ 1995 में शराबबंदी का कानून बना था और 1997 में पूरी तरह से शराब पर रोक लगा दी गई थी। बीच में कुछ सालों के लिए थोड़ी छूट दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय का कहना है कि महिलाओं को सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि असली सम्मान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां सच में देवताओं का वास होता है। यूपीआई का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। फरवरी 2025 में 1611 करोड़ ट्रांजैक्शन के जरिए 21,96,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो फरवरी 2024 से 33% ज्यादा है। लिहाज से भी 20% बढ़ोतरी हुई। मार्च 2025 में अब तक 39 लाख ट्रांजैक्शन में 1050 करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हमारा सपना है कि इस सदी के पहले हिस्से के खत्म होने से पहले भारत एक विकसित देश बने। राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जोर दिया कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे शैक्षणिक संस्थानों, छात्रों और सभी हितधारकों को बड़े विजन के साथ आगे बढ़ना होगा। आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं का जबरदस्त समर्थक तामराज हरिराम साहू, जिसे लोग राज स्टीफन के नाम से भी जानते हैं, आखिरकार पकड़ा गया। ये बंदा मोस्ट वांटेड था और सूरत क्राइम पुलिस ने इसे नोएडा से गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही देने वालों और शिकायत करने वालों पर हमला करने और यहां तक कि हत्या कराने में भी इसका हाथ था। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि भारत अगर हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है तो हम भी वैसे ही जवाब देंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2 अप्रैल से भारत पर भी जैसा को तैसा टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब अगले महीने से अमेरिका भी भारतीय सामान पर भारी टैक्स लगाने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। मिल्कीपुर का रहने वाला अब्दुल रहमान 2 ग्रेनेड बम के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है। इसके बाद राम मंदिर और अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। संभल में एक मस्जिद के नाम को लेकर विवाद हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एएसआई के वकील ने कहा कि उनके रिकॉर्ड में इस मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद लिखा है, जबकि प्रबंध समिति इसे जामी मस्जिद बता रही है। इसी को लेकर कोर्ट में बहस चल रही है। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।